हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत आप सभी का आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एक दो टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है। आज एक टॉपिक और हम लोग पढ़ते हैं, उसी लैंग्वेज से रिलेटेड ही है। इसके बाद जैसे ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट होती है, हम लोग इससे रिलेटेड जितना अभी तक पढ़े हैं उन सब पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक हम लोगों की आती है ट्रांसलेटर। एक शब्द आता है ट्रांसलेटर, और देखा जाए तो आपके कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कौन सी समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ये बाइनरी लैंग्वेज अगर कंप्यूटर समझ रहा है तो क्या हम बाइनरी में कोई चीज़ लिखते हैं क्या? कोई चीज़ बाइनरी में नहीं लिखते, हम अपने भाषा में लिखते हैं। जैसे आप ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, क्या ये आपका बाइनरी है क्या? नहीं, ये तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम लोग यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए कुछ आपके पास ट्रांसलेटर या फिर कोई एक माध्यम होगा। उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलेटर कहेंगे। बात कुछ समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने कहा एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने के लिए जिस भी मीडिएटर या जिस भी मीडियम का प्रयोग करते हैं उस मीडियम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेटर बोल रहे हैं। बात क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जरा इस चीज को हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो इसको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना आता है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना आता है। मान लीजिए कि ये आपके कौन है? विल गेट्स साहब है। कौन है ये विल गेट्स साहब है। ये इनको विल गेट्स साहब को कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। इनको अगर देखा जाए तो अगर हिंदी के बारे में देखा जाए तो मान लेते हैं कि हिंदी इनको बिल्कुल भी नहीं आती है और इंग्लिश पूरी पूरी आती है। बात क्लियर है? ये आपके कौन है? बिल गेट्स महोदय हैं, और इनको अगर देखा जाए तो अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हिंदी में एकदम जीरो हिंदी, कुछ नहीं आती है। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। इन्हीं के सामने एक और कोई बंदा आ जाए, और ये आपके बिहार से आजकल देख रहे होंगे चुनावी प्रचार प्रसार चल रहे हैं। आजकल तो ऑफलाइन तो सारे चुनाव प्रचार प्रसार बंद है, डिजिटल पे चल रहे हैं। मान लीजिए ये आपके बिहार से हैं, और बिहार में आपको पता होगा एक नाम है लालू जी का। ये लालू जी है। लालू जी की अगर बात किया जाए तो इनको इंग्लिश तो नहीं आती है। मैं ये मान रहा हूं क्या कि इनको इंग्लिश नहीं आती है। ये एज्यूम करना है, बाकी इंग्लिश ये भी बोल ले जाते हैं। इंग्लिश नहीं आती है इनको। हिंदी और भोजपुरी ये बहुत ही अच्छे से आती है। आप तो देखे भी होंगे कैसे बोलते हैं लालू जी। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों की एक मीटिंग थी। ये दोनों लोग गए मीटिंग में, और मीटिंग में यहाँ पे मीटिंग चल रही है। मीटिंग में प्रॉब्लम ये आ रही है, इन्होंने इनसे पूछा अपनी भाषा में। सबसे पहले इन्होंने पूछा हाउ आर यू। जैसे इन्होंने बोला हाउ आर यू, मान लीजिए कि लालू जी समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। सोचे कुछ तो कहा है, लेकिन क्या कहा है कुछ समझ में विशेष नहीं आ रहा है। जरा देखते हैं क्या कहा है। इनसे रिप्लाई दिया, जो भी चीजें थी उसी भाषा में रिप्लाई दिया, अपने भाषा में रिप्लाई दिया, लेकिन रिप्लाई का कोई अर्थ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो समझ नहीं पाए कि वो क्या बोले हैं। फिर भी अपने भाषा में ये पूछे और बताइए कैसे हैं, है ना? ये इन्होंने बोला। जब ये पूछे इनसे कि आप कैसे हैं, तो क्या ये इनको हिंदी आती है क्या? नहीं आती है। जब नहीं आती तो क्या ये समझ पाए? थोड़ी देर दोनों लोग में वार्तालाप हुआ, वार्तालाप चल रहा है, उसके बाद फिर हाथापाई पे आ गए, है कि नहीं? आप जरा सोचिए, जब थोड़ी देर ये अपने भाषा में कुछ कहेंगे, अपने भाषा में कुछ कहेंगे, जब दोनों लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा तो क्या होगा?
प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। जिस एजेंडा के लिए मिले थे, जिस मुद्दे पे बात करना था, उसका तो दूर की बात है, यहाँ पे तो वो अपना ही प्रॉब्लम लेके बैठ गए सब। तो इसी में से आप हैं। आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पे हिंदी, इंग्लिश और ये भोजपुरी सब आपको आता है, ये आप हैं। एज्यूम करिएगा कि ये आप हैं। ये थोड़ा सही में नहीं बनाया हूँ, ये आपके पास वगैरह भी है ना, ये सब है, ये आप हैं। और ये आप जो है ये बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं। चालाक से तात्पर्य क्या है? चालाक से तात्पर्य ये है कि आपके अंदर ये गुण है कि आप एक भाषा से अधिक भाषा को जानते हैं। तो कौन कौन सी भाषा आप जान रहे हैं? आप इंग्लिश भी जान रहे हैं, आप हिंदी भी जान रहे हैं, आप भोजपुरी भी जान रहे हैं। तीनों लैंग्वेज आप जान रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने कहा हाउ आर यू, तो आपने सुना इनकी बातों को और सुनने के बाद क्या किया? इनको रिप्लाई दिया कि पूछ रहे हैं, आपका हाल चाल ही पूछ रहे हैं। तो ये बताएं कि ठीक है, मेरा हाल चाल पूछ के बता दिया। और उसके बाद फिर इन्होंने बताया इनसे कि उनका भी हाल चाल जरा पूछ ही लीजिए। और ये हालचाल इनका पूछ रहे हैं। तो इस टाइप से देखा जाए, ये जो बीच का माध्यम था, ये जो मीडिएटर का काम कर रहा है, यह एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। ये एक प्रकार का क्या है? ट्रांसलेटर। आप देखते होंगे ट्रांसलेटर की पोस्ट भी आती है एक भाषा से दूसरे भाषा में। जैसे अभी मान लीजिए कि मोदी जी गए सऊदी अरब, और सऊदी अरब में या फिर यूएई गए, अमीरात में। अब वहां पे इनको हो सकता है उनकी भाषा ना आए, तो वहां पे कौन रहते हैं? ट्रांसलेटर लोग रहते हैं। वो बताते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, दोनों भाषा का बीच में कम्युनिकेशन बना के रखते हैं। तो अगर बात किया जाए, ये जो बीच का ये जो माध्यम था, इस माध्यम की अगर बात किया जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? कंप्यूटर भाषा में इसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेटर कहेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम लोग एक बात इसी पे समझते हैं कि ट्रांसलेटर के तौर पे हमने बताया कि अगर ट्रांसलेटर की अगर बात किया जाए, ट्रांसलेटर की अगर बात किया जाए तो ट्रांसलेटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के लिए ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है तीनों। पहला हो गया कंपाइलर, दूसरा हो गया इंटरप्रेटर, और इसके बाद अगर देखा जाए तीसरा हो गया असेंबलर। असेंबलर। तीन प्रकार के हमारे पास ट्रांसलेटर थे। पहला क्या नाम था? कंपाइलर था। दूसरा कौन सा है? इंटरप्रेटर है। तीसरा कौन सा है? असेंबलर है। आपसे पूछा जाता है, आपसे सीधा सीधा पूछता है कि ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताएंगे आप? तीन प्रकार के। कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक, आते हैं इन तीनों पे जरा डिस्क्राइब करते हैं, तीनों का काम क्या होता है, एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। किसको समझते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर को समझते हैं। क्योंकि कंपैरिजन के तौर पे देखा जाए तो हमेशा कंपाइलर और इंटरप्रेटर के संबंध में पूछा जाता है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग किसका? कंपाइलर की बात करें। किसकी बात करें? कंपाइलर की। तो कंपाइलर के संदर्भ में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो कंपाइलर होता है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आपसे पूछा जाता है कि कंपाइलर कैसा सॉफ्टवेयर होता है, तो आप क्या बताएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे की टॉपिक हम लोगों की आएगी तो सॉफ्टवेयर को मैं कैटेगराइज करके बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान में रखिएगा कि ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक, अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये कंपाइलर के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो ये एक प्रकार का क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, और क्या ये करता है? और क्या इसके अंतर्गत खूबी है देखा जाए तो ये ट्रांसलेट करता है
इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम at a time. It translate whole program at a time. इसका मतलब जरा समझते हैं। पहला पॉइंट मैंने कहा कि ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा मैंने कहा कि ये ट्रांसलेटर है, और तीसरा मैंने कहा इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट अ टाइम। मतलब यह अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही साथ में ट्रांसलेट करता है। मतलब अगर 4 पेज का है तो चारों पेज का ट्रांसलेशन जो होगा एक साथ करता है। बात क्लियर हो गया? ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहां से पूछा जाता है कि एट अ टाइम की बात, तो ध्यान में रखिएगा कि ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ में क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं और इसका क्या प्रॉपर्टी है। इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज into मशीन लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब ध्यान में रखिएगा ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ट्रांसलेट करता है। किसे ट्रांसलेट करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको किस में बदल देता है, मशीनी भाषा में बदल देता है या मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। बात क्लियर हुआ? एक और पॉइंट इसके संदर्भ में देखते हैं। इफ एनी एरर अकर if any error occur then display at last फिर से समझिएगा मैंने क्या क्या बताया। कंपाइलर के संबंध में आपको 3-4 बातें ये ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी अभी बोला। मैंने पहला पॉइंट बोला, मैंने कहा कि ये जो कंपाइलर होता है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दूसरा अगर बात किया जाती है क्या है, ट्रांसलेटर है। तीसरे की अगर बात किया जाए तो मैंने कहा इट ट्रांसलेट, यह ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम एट अ टाइम, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ में ट्रांसलेट कर देता है। बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट फिर मैंने कहा तीसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, मैंने कहा इट ट्रांसलेट कहां से, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब यह हाई लेवल लैंग्वेज को अर्थात हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज को किसमें बदल देता है मशीनी भाषा में, जिसे कंप्यूटर समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा इफ एनी एरर अकर, यदि कोई गलती पाई जाती है, इफ एनी एरर अकर, यदि कोई गलती पाई जाती है, देन डिस्प्ले एट लास्ट, मतलब वह डिस्प्ले कब कराएगा, एकदम लास्ट में कराएगा। बात क्लियर है? बीच में नहीं कराएगा, वो लास्ट में कराएगा। बात क्लियर हो गया? ठीक, अभी इसको एक साथ मैं एग्जांपल पे बताता हूं। अभी बस कुछ पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं वो पॉइंट आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, ये इतना हो गया। एक और पॉइंट जरा बताते हैं आपको, एक और पॉइंट पे आते हैं। ये कह रहा है एक और पॉइंट इसी के अंतर्गत, एक और पॉइंट जरा देखिएगा। इट ट्रांसलेट
सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कहता सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम चांस होता है कि ऑप्शन में क्या मिल जाता है, कंपाइलर। जैसे कंपाइलर मिलेगा तुरंत क्या कर देंगे, फिल कर देंगे कि कंपाइलर होता है। बात क्लियर है, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ये सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज होती है, इसको जरा यहीं पे मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई भी प्रोग्राम लिखा गया हो, मान लेते हैं ये कोई प्रोग्राम लिखा गया है। इस प्रोग्राम की अगर बात किया जाए, ये प्रोग्राम में मैंने ऐसे लिखा मेन INT A बराबर 10 CLR SCR, ऐसे मैंने बनाया। ये देखने में कैसा लग रहा है, देखने में ये लग रहा होगा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया है। कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज। जिस भाषा में हम लिखते हैं वो भाषा अगर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा कोड कहलाया, सोर्स कोड कहलाया। कौन सा, ये लिखा गया कोड कौन सा है, ये आपका सोर्स कोड होता है। कौन सा कोड हो गया, सोर्स कोड हो गया। इसी सोर्स कोड को जब हमारा कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है, तो कन्वर्ट करने के बाद यही वाला कोड जो होता है ये कन्वर्ट होके ये 0 1 के फॉर्म में बदल जाता है। अर्थात यहाँ पे ये ऐसे 0 1 के फॉर्म में बदल जाता है, और जो यही 0 1 का फॉर्म होता है इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। बात क्लियर हो गया। तो मैंने दो बात बताया, मैंने कहा, क्या कहा कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। कौन करता है, कंपाइलर करता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल कंपाइलर करता है, जितने ट्रांसलेटर होंगे सब के सब करेंगे। लेकिन कभी अगर ऑप्शन में ऐसा दे दिया कि इनमें से किसी एक को ही चूज करना है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में से, तो फर्स्ट प्रायोरिटी कंपाइलर की होगी। बात क्लियर है। नहीं तो अगर बोथ का ऑप्शन आता है तो सबसे बेटर है कि आप बोथ को फिल कर देंगे कि कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर भी क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। बात क्लियर हो गया, ठीक। तो ये चीजें हम लोगों की आ गई, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। मैंने कहा इट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, मतलब ये ट्रांसलेट कर देता है, बदल देता है सोर्स कोड को, किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, अर्थात बाइनरी लैंग्वेज में। बात क्लियर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। दूसरा आते हैं सीधा सीधा, हम लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट था इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के संबंध में बातें करते हैं। सेम एज जो जो आपको मैंने बताया वैसे ही सेम एज इसमें भी आपको पढ़ना है। इंटरप्रेटर की अगर बात किया जाए तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। क्या होगा ये, ट्रांसलेटर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ये ट्रांसलेटर के साथ साथ अगर देखा जाए तो कैसा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तीसरा पॉइंट अगर ध्यान में रखना है तो तीसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि यह ट्रांसलेट करता है, इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट पॉइंट अगर है, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, ठीक। एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं,
if any error occur, then process will be break. Then process will be break. आइए समझते हैं क्या क्या मैंने पॉइंट आपको बताया है इसके संदर्भ में। ठीक, बात किया जाए इंटरप्रेटर का, इंटरप्रेटर के संबंध में पहली पॉइंट मैंने बताया क्या, कि यह एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? ट्रांसलेटर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये जो ट्रांसलेटर होता है यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तीसरी पॉइंट अगर बात किया जाए तो मैंने कहा इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। सीधा सीधा कहता है कि जो इंटरप्रेटर होता है उसका कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म टेक्निक क्या होती है। तो टेक्निक के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या होता है? लाइन बाय लाइन। और इसके पहले पे मैंने क्या बताया? इसके पहले पे मैंने कहा कि वो जो कंपाइलर है वो क्या करता है? होल प्रोग्राम को, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ में क्या कर देता है? ट्रांसलेट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कह रहा ये ट्रांसलेट करता है किससे? हाई लेवल लैंग्वेज से। किस में बदल देता है? मशीनी भाषा में बदल देता है। बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है इफ एनी एरर अकर, यदि कोई गलती पाई जाती है, इफ एनी एरर अकर देन क्या? प्रोसेस विल बी ब्रेक। यदि कोई गलती पाई जाती है तो आपका पूरा प्रोसेस क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, उसी पे रोक देगा और वहीं पे क्या कर देगा? डिस्प्ले करा देगा। वहीं पे क्या कर देगा? ब्रेक एंड डिस्प्ले इट, मतलब वहीं पे प्रोसेस को रोक के पहले तुरंत उसको दिखाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। बात क्लियर हो गया? तो कहने का मेरा मतलब ये आया कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दोनों में अक्सर कंपैरिजन पूछे जाते हैं। तो कंपैरिजन के तौर पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी क्या पॉइंट है, इसके क्या पॉइंट है। दो के दोनों ट्रांसलेटर है, दो के दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दो के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी भाषा में बदलते हैं। और बस केवल क्या अंतर दिखा? अंतर ये दिखा दो पॉइंट में, पहला वो कंपाइलर जो था वो लाइन बाय लाइन नहीं करता था, किसमें करता था? होल प्रोग्राम को करता था। और इंटरप्रेटर कैसे करता है? लाइन बाय लाइन करता है। इसके अलावा एक अंतर मैंने और बताया, मैंने लास्ट वाला पॉइंट कहा कि जब कोई गलती मिलेगी तो गलती जैसे जहां पे मिलेगी वहीं पे क्या करेगा? इंटरप्रेटर तुरंत प्रोसेस को रोक देगा और वहीं दिखा देगा ये लीजिए गलती मिल गई। और कंपाइलर क्या करता था? कंपाइलर ऐसा नहीं था, कह रहा था पूरा चाहे जितनी गलती हो फर्क नहीं पड़ता, पूरा प्रोग्राम कर डालिए, उसके बाद जैसे ही जब एकदम पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब जाके आपको गलती दिखानी है कि कितनी गलती थी कितनी नहीं थी। बात क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर हुआ या नहीं? मुझे लग रहा है कि अब भी कुछ डाउट है। आइए मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये यहां पे दो कॉन्सेप्ट है, एक पेज है, ये कह सकते हैं कि ये यहां पे हमारे पास एक पेज है और इस पेज पे अगर बात किया जाए तो बहुत सारे कुछ लिखे गए हैं। ये बहुत कुछ लिख डाला है मैंने, इतना तेज लिखा हूं मैं कि इस पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इस पे ध्यान न दीजिएगा। बात क्लियर है? ये लिखा ही हूं मैं, ठीक है। यहां पे भी मैंने कुछ लिख लिया, सेम पेज है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, वही पेज है, उतना ही लाइन है, सब कुछ वैसे ही लिखा गया है। बात क्लियर है? आते हैं थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे ये टोटल अगर बात किया जाए, ये जो लाइनें हैं, ये पूरी की पूरी लाइनों की अगर बात किया जाए, ये लाइनें टोटल ये 400 लाइनें थी। कितनी लाइनें थी? 400 लाइनें थी। ठीक, 400 लाइनें हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे यहां पे कुछ मिस्टेक्स हैं,
कहीं कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है, मान लेते हैं इस जगह पे है ना, ये थर्ड वाली लाइन पे था यहाँ पे, और किस लाइन पे है, 1 2 3 4 5 6, छठवीं लाइन पे, 1 2 3 4 5 6, ये छठवीं लाइन पे है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं कि ऊपर से तीसरी लाइन पे और छठवीं लाइन पे कुछ एरर है। कुछ क्या है? एरर है। एरर को मैं व्हाइट कलर से मैंने शो करा दिया, ये आपका है एरर। इसकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये एरर है, ये बग है। ध्यान रखिएगा, अगर बग की बात किया जाए तो ये कंप्यूटर में जो बग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं एरर। उसी को क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। और इसी एरर की अगर बात किया जाए, इसी एरर की अगर बात किया जाए तो ये एरर हम लोगों का कहलाता है हिंदी में त्रुटि। क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। तो बात किया जाए अगर यहां पे बग की, तो बग को ही हम लोग एरर कहेंगे या उसी को त्रुटि बोल देते हैं। ठीक, अब आइए यहां पे, ये कह रहा है सिंपल सा, कह रहा है कि यहाँ पे ये यहाँ पे बग है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों सेम एज वही है। लेकिन अब जरा कॉन्सेप्ट जरा देखते हैं कि ट्रांसलेटिंग का मेथड क्या है। मान लेते हैं कि ये जो लाइनें लिखी गई हैं, ये बहुत सारी लाइनें हैं, हो सकता है इसमें कितनी लाइनें हो, 400 लाइनें हो। यहां पे मैंने इंडिकेट तो कर दिया है, ठीक है, ये 400 लाइनें। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा जो मैं बनाया हूं, ध्यान समझिएगा। ये कोई पेज है, ये भी सेम एज वही पेज है। एक बार मैं इसको अगर बात किया जाए, इसको ट्रांसलेट करता हूं। अब की बार जो पहली बार ट्रांसलेट कर रहा हूं वो कंपाइलर से ट्रांसलेट कर रहा हूं। किसकी मदद से कर रहा हूं? कंपाइलर की मदद से। और यही वाला सेम एज पेज को मैं किस पे कर रहा हूं? इंटरप्रेटर से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? इंटरप्रेटर से कर रहा हूं। देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या आता, अंतर क्या आता है। अंतर जरा देखते हैं। सबसे पहले जब यहां पे ये कंपाइल होगा तो कंपाइल यहां पे लिखेगा, ये लिख रहा है, ये लिख देगा कंपाइल लाइन। कंपाइल लाइन, कंपाइल लाइन कितना? कंपाइलर के लिए मैंने कहा कि ये शुरू से लेकर लास्ट तक पहले सबको क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। और ट्रांसलेट करने के बाद डिस्प्ले कब एरर कराएगा? अगर कोई गलती मिलेगी कब दिखाएगा? लास्ट में। तो कहने का मतलब पूरी लाइनों को पहले ट्रांसलेट करेगा। कितनी लाइनें थी? 400, मतलब 400 लाइनें क्या हो गई? ट्रांसलेट हो गई या कंपाइल हो गई। कंपाइल करना मतलब ट्रांसलेट करना। आगे बढ़ा, उसके बाद एरर यहीं पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एरर। एरर कितने दिखे इसको? एक और एक, ये दो। कितने एरर दिख गए? 2। कहने का मतलब क्या? अगर कंपाइलर से मैं इसको ट्रांसलेट करता तो ये सारी चीजें आती। कंपाइल लाइन कितने देता? 400। एरर कितना देता? 2 देता। ठीक, लेकिन इंटरप्रेटर की बात करते हैं। अगर यही इंटरप्रेटर होता तो क्या होता? इंटरप्रेटर में यहां पे लिखता कंपाइल लाइन। यहां पे लिखता कंपाइल लाइन। और कंपाइल लाइन में कितनी कंपाइल लाइनें होती? और यहां पे एरर लिखता। जरा देखते हैं क्या क्या लिखेगा। शुरू से, यहां से शुरू करेगा, स्टार्टिंग करेगा, एक लाइन ट्रांसलेट किया, क्योंकि इसकी टेक्निक क्या है ट्रांसलेट करने की? लाइन बाय लाइन। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी पे जैसे आया तुरंत इसको क्या मिल गया? एरर मिल गया। तीसरी पे क्या मिल गया? एरर मिल गया। इसका मतलब ये आया कि जब तीसरी लाइन पे एरर मिला तो कंपाइल लाइन टोटल कितना किया? 1 1 2, 2 ही लाइनों को क्या कर पाएंगे? कंपाइल कर पाया। तीसरी लाइन को ये कंपाइल नहीं होने दिया, यहीं पे उसको क्या मिल गया? बग मिल गया, एरर मिल गया। तो जैसे बग मिला वहीं पे प्रोसेस सारा रोक देगा और दिखा देगा एरर कितना है? 1 हो गया। बात समझ में आया कुछ? ये बताइए, यहां पे ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट किया 400 लाइन, यहां पे कितना किया? 2 किया। कहा अब उसको पहले सही करिए। अगर सही हो जाता है उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। बात क्लियर हुआ कुछ? तो कहने का मतलब ये आया कि यहां पे अगर बात किया जाए तो इंटरप्रेटर अच्छा है या कंपाइलर अच्छा है? कौन सा अच्छा होगा? अगर बात किया जाए इन दोनों में आपको चूज करने की, तो कंपाइलर ज्यादा बेटर निकला। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा काम किया। ठीक,
गलती जो थी वही हो सकता है, केवल एक ही गलती रही हो, बाकी 400 लाइनें वो पूरी के पूरी वैसे ही रही हो, गलती ही नहीं रहती, तो प्रॉब्लम होता कि एक ही काम के लिए रुका रह जाता। ठीक, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, यहां पे ऐसा नहीं हुआ। अर्थात इंटरप्रेटर की बात किया जाए तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, और ये क्या करता है आपका, ये होल प्रोग्राम को करता है। दूसरी चीज, जैसे यहां पे एरर मिला तुरंत प्रोसेस सारा रोक दिया, आगे का ट्रांसलेटिंग रोक दिया और तुरंत एरर दिखा दिया। मैंने वही लिखा है शुरू में, मैंने कहा कि क्या डिस्प्ले एट लास्ट नहीं, मैंने कहा कि तुरंत डिस्प्ले, कहने का मतलब क्या, प्रोसेस विल बी ब्रेक, मतलब वहीं पे प्रोसेस रोक दिया, रोकने के बाद क्या किया, वहीं पे डिस्प्ले कराया। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं था, इस वाले में पूरा का पूरा कंपाइल किया उसके बाद किया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? मुझे लगता है आप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये था आपका ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इन दोनों में कंपैरिजन। अच्छा, एक चीज और यहीं पे ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर आपको मान लीजिए टाइपिंग करनी रहती तो टाइपिंग में भी सेम एज वही कॉन्सेप्ट रहता। अगर मान लीजिए कोई आपको टाइपिंग दे के चला जाए, है ना, और आप इंटरप्रेटर टाइप के काम कर रहे हो, टाइपिंग कैसा दे, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि ठीक है 30 पेज का टाइपिंग है, ये मेरे पास आज आपके पास टाइपिंग लेके आए कि आज ही आप टाइपिंग करके दे दीजिए। आप कहें कि नहीं मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं इसको 30 दिन में दे सकता हूँ, एक एक दिन में एक एक पेज करूंगा, तो कहा ठीक है अच्छा कोई बात नहीं 30 दिन बाद दे दीजिएगा। तो अगर कंपाइलर रहता तो मान लीजिए आप लगातार एक एक पेज पूरा पूरा ऐसे करते, कहीं पे अगर थोड़ा सा एरर रख जाएगा, मान लीजिए तीसरे पेज पे एरर मिल गया उसे, मतलब वो लिख नहीं पा रहा था, ऐसा अगर हो गया तो क्या करेंगे हम, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कंपाइलर रहेगा पूरा पूरा लिख डालेगा, लिखने के बाद वहीं पे रुका रहेगा, देख रहेगा कि कहाँ पे गलती थी, जब वो आएंगे तो वहां पे उसको सुधार लेगा। वहीं पे इंटरप्रेटर रहता तो क्या करता, तीसरे पेज पे आता, वहीं पे एरर मिलता, वहीं रुका रहता, जब वो आते पहले सुधरवाते उसके बाद फिर वो करता। क्या वो उसके बाद सुधारने के बाद तुरंत आ पाएगा क्या? जैसे वो मान लीजिए आए और तुरंत सुधार दिए गलती जहां थी, क्या उसके बाद तुरंत वो कंपाइल कर देगा, क्या तुरंत टाइपिंग कर देगा 30 दिन का पूरा पूरा एक ही दिन में? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वहां पे कंपाइलर अच्छा होगा, इंटरप्रेटर अच्छा नहीं होगा। हाँ, अब जैसे कुछ चीजों में टेक्निक के तौर पे पूछा जाता है, जैसे मैं उसको भी आपको थोड़ा सा हिंट यहीं पे कर दूं। टेक्नोलॉजी के तौर पे कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आजकल आप में आता है, दो लैंग्वेज आती हैं, एक आता है सी लैंग्वेज और एक आता है पाइथन। इन दोनों में आपका सिलेबस भी है और अक्सर कंपैरिजन के तौर पे पूछी जाती है चीजें, तो ध्यान में रखिएगा। सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो वहां पे कंपाइलर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कंपाइलर, क्या मतलब कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है और पाइथन में इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। किस बेस्ड पे होती है? इंटरप्रेटर बेस्ड। मतलब प्रोग्राम के तौर पे अगर पाइथन में देखा जाए तो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम होती है, प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन हो सकती है, साथ साथ आपका पूरा होल प्रोग्राम को भी करने की सुविधा दिया है पाइथन में। लेकिन अगर सी प्रोग्राम की बात किया जाए तो सी, ध्यान में रखिएगा, किस बेस पे रहेगा? कंपाइलर बेस्ड पे रहेगा। मतलब पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ में वो ट्रांसलेट करेगा, लाइन बाय लाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल बेस्ड प्रोग्रामिंग हो जाती है लाइन बाय लाइन में, पाइथन में। बात क्लियर हो गया? तो पाइथन में पूछा जाए कौन सा ट्रांसलेटर प्रयोग किया गया तो आप बताएंगे इंटरप्रेटर। सी लैंग्वेज में कौन सा? कंपाइलर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आपका आता है असेंबलर। नेक्स्ट में आपका आता है असेंबलर। ये असेंबलर की बात करते हैं। असेंबलर के संबंध में भी सेम एज वही सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार थोड़ा सा जल्द फटाफट हिंट कर देता हूं। सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना है कि एक प्रकार का क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, दूसरे पॉइंट में आपको कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा। ये सब छोटे छोटे एक एक करके एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि असेंबलर निम्नलिखित में से किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा बताएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, नेक्स्ट है दूसरा, एक और पॉइंट देखते हैं। इट ट्रांसलेट
ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज into machine language। ये क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज से मशीनी भाषा में बदलता है। बात क्लियर हो गया? बस इतना पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है। पहली चीज तो ध्यान में रख लेना है हम लोगों को, जो ट्रांसलेटर है वो अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का था, मैंने आपको बताया था। एक असेंबलर था, एक इंटरप्रेटर था और एक कौन सा था? कंपाइलर था। कंपाइलर इंटरप्रेटर को मैंने डिटेल में बता दिया, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर असेंबलर से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान में रखिएगा, ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा, ये सब बन जाते हैं। जैसे ट्रांसलेटर होता है पहली चीज। दूसरी चीज अगर देखा जाए पूछा जा सकता है कि ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है, तो क्या बताएंगे? सिस्टम है। तीसरा पूछा जाता है ये किससे किस में बदलता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां हाई लेवल ना लिख के क्या कहता है? कहता असेंबली लैंग्वेज से किस में बदलेंगे? मशीन भाषा में। बात क्लियर हो गया? मशीनी भाषा को ही बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, मैं ये पहले बता चुका हूं आपको। ये था आपका ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर के तौर पे मैंने आपको बताया कि कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनते हैं, तो ये क्वेश्चन जरा हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, मैंने 2-3 टॉपिक आपको कंप्लीट कराया है। इन तीनों टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बताने थे, वो क्वेश्चन पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन के माध्यम से वो टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया। अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैंने आपको लैंग्वेज पढ़ाया है, तो लैंग्वेज जाके आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, और उसके बाद ट्रांसलेटर देख लीजिए। उससे भी पहले कुछ कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे, और साथ साथ मैंने नंबर सिस्टम बताए थे। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत भी आपके पूरे के पूरे नंबर सिस्टम नहीं है, अभी कुछ टॉपिक उसमें से छूटे हुए हैं, तो उसको भी मैं किसी टाइम पे कवर कर दूंगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जितना अभी तक बताया गया वो उतना पूरा आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद जब हम लोग क्लास लेंगे तो वहां पे हम लोगों का ये पूरा का पूरा एक बार पहले प्रैक्टिस किया जाएगा। जितने इससे क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, उन सबका कलेक्शन में लेके आऊंगा और उन सबको आपके सामने रखा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप ऐसे देख के बता देंगे, कुछ क्वेश्चन के लिए मुझे डिटेलिंग करना पड़ेगा, तो उसको वहां पे हम लोग डिटेल करके उसका पूरा का पूरा व्याख्या देख लेंगे। बात क्लियर हो गया? दोस्तों आज हम लोग अपनी क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लग रहा है, यहाँ की क्लास आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सब के सब जितने लोग हैं, जितने आपके भाई बंधु हैं दूर दराज से हैं, वो सब भी इसमें हिस्सा ले सके, जुड़ सके। बात क्लियर है? ठीक। दूसरी चीज, अभी तक अगर किसी ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, और अगर यहां तक बात है दूसरे तक पहुंचाने की, ये आपका दायित्व है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ही हम लोगों को फायदा मिलने वाला है, उतना ही बेहतर तरीके से, उतना ही मन से मैं आपकी क्लास लूंगा। दूसरी चीज, अभी तक मैं आपका वीडियो जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो आप पे डाल रहा था आपके चैनल पर। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो ओ लेवल का सिलेबस है वो 4 पेपर होते हैं, तो चारों पेपर के लिए ऐसे ही वीडियो आपको पढ़ते रहेंगे। लेकिन हम लोगों का जो क्लास है ये एक एक, अभी फर्स्ट पेपर यूट्यूब पे पूरा का पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन के साथ साथ हमारा जो कोर्स है ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका चांदपुर सलोरी प्रयागराज में यहाँ पे बैच चल रही है, आपका चलेगा। जब भी आप आए यहाँ पे तो आप क्लास जरूर ज्वाइन करें। आप ध्यान में रखेंगे कि 9919303047 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां पे आपको नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NGIT नाम से आपको एक इंस्टीट्यूट मिलेगा, वहां पे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। बात क्लियर है?
उसके अलावा देखा जाए तो ऑनलाइन बैच भी हम लोगों का स्टार्ट हो गया है। तो आपका लाइव क्लास जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो वो मान के चलिएगा 2 फरवरी से आप लोगों का पूरा आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। अर्थात आपका मैंने बताया था कि कुछ क्लासेस होंगी जो हमारे ऐप पे होंगी, आपका ऐप पे जिक्र किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कौन सा ऐप है जिसको आप ज्यादा से ज्यादा रेटिंग देकर और उसको अच्छे से आप डिस्क्राइब करके लिखें कि उस ऐप के बारे में, जैसा आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसकी सुविधा के अनुसार कि आपको ऐप के बारे में क्या क्या लिखना है, कैसा है ऐप, इस सारी चीजों को। बात क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट आते हैं। एक चीज और मैं कल आपको बताया था कि अगर किसी का प्रोजेक्ट सबमिशन में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे प्रोजेक्ट नहीं जमा हो रहा हो, तो प्रोजेक्ट के लिए मैंने बताया कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे जमा करना है, कैसे नहीं जमा करना है। यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं है, आप बाहरी हैं, तो बाहरी लोगों का भी इंस्टीट्यूट से हमारे इंस्टीट्यूट से जमा हो जाएगा। कोई भी आपको इशू हो तो वहां पे आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वेश्चन को भी आप इस पे व्हाट्सएप नंबर है आप इस पे सेंड कर देंगे, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बात क्लियर है? साथ साथ आप लोगों का ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए अभी टाइम है, लेकिन फिर भी अगर यदि आपको करना हो तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा कह सकते हैं कि ओ लेवल की मांग इतना ज्यादा बढ़ गई है। अभी आप देखे होंगे कि कल आपका रिजल्ट आया है एआरओ का, वहां पे देखेंगे मेरिट बहुत कम गई है। जो लोग ओ लेवल थे और आरओ में तो मान लीजिए मेरिट कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो एआरओ का कट ऑफ कम है और उसमें मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हैं। बात क्लियर है? तो अगर आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि ओ लेवल करें या ना करें, तो इस समय बहुत ही गोल्डन चांस है ओ लेवल करने का। कारण ये होगा कि अभी 2 से 4-6 महीने तक मान के चलिएगा, मार्च अप्रैल मई जून तक, पूरा जून तक मान के चलिएगा कोई भी एग्जाम होने वाले नहीं है, क्योंकि सारी चीजें बंद है। इधर चुनाव हम लोगों का है और दूसरी चीज कोविड की वजह से सारी चीजें बंद है। तो आपके पास एक बेहतर मौका है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन अभी नहीं चल रहा है, जैसे ही आप लोगों का यहाँ पे निर्देश आता है उसी के अकॉर्डिंग तुरंत ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए जो ऑनलाइन बैच की अगर बात किया जाए तो वो ऑनलाइन बैच आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जिसको भी आपको करना हो तो उससे जुड़े। और दूसरी चीज है कि आपको अगर किसी भी चीज पे सुझाव देना हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओके, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, आज के दिन इतना ही रखते हैं, हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।